हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लॉग मैनेजमेंट या फिर इसे हम लोग इवेंट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, तो इसका पार्ट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनिट के बारे में पता होना चाहिए। इनिट या फिर सिस्टम डी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इनिट क्या है, राइट? इनिट का मतलब होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म है दैट इज इनिशियलाइजेशन। तो क्या होता है, इनिट एक डिमन है। ओके, डिमन मतलब जो बैकग्राउंड में कंटिन्यू रन होते रहता है, जो भी प्रोसेस रन होता है दैट इज डिमन। ओके, उसको हम लोग डिमन कहते हैं। तो इनिट ये एक डिमन है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है। और इस ये सबसे पहला सर्विस होता है। इनिट मतलब डिमन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है कर्नल की तरफ से। कर्नल जैसे देखिए, आपने जैसे आपका सिस्टम ऑन किया, जैसे ही आप आपका लैपटॉप ऑन करते हो तो क्या होता है, बूट लोडर जो है वो कर्नल को लोड कर लेता है, राइट? अभी कर्नल लोड होने के बाद में कर्नल सबसे पहले, राइट, सबसे पहला पहला क्या करेगा, वो इनिट डीमन को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको सबसे तो वो प्रोसेस चलेगी, राइट? तो ये सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इसका तो इसी के वजह से इनिट का प्रोसेस आईडी 1 होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में बूट होने के बाद में सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज इनिट। दैट्स व्हाई द पी आई डी और प्रोसेस आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 होता है। देन तो ठीक है, अभी ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए, इनिट वर्सेस मैंने सिस्टम डी ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनिट सबसे पहला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, राइट? तो अभी ये पहला प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में अब ये आगे क्या करेगा, ठीक है? तो इनिट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये आगे क्या करता है कि बाकी के जितने भी सर्विसेज है, ठीक है, वो सभी सर्विसेज को वन बाय वन स्टार्ट करता है, राइट? जैसे पहला सर्विस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए HTTP का सर्विस है, ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया। देन आपका क्या कहते हैं, डिस्प्ले मैनेजर है, उसको भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, FTP स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे सर्विसेज होती है, ठीक है, वो वन बाय वन स्टार्ट करते जाएगा। तो जो सबसे पहली सर्विस है वो स्टार्ट करेगा, तो पूरा सर्विस स्टार्ट होने के बाद ही अगर वो सक्सेसफुली स्टार्ट होगा तभी वो सेकंड सर्विस पे जाएगा, तब तक वो वेट करेगा, राइट? तो दैट इज ये सीरियली सर्विसेज को स्टार्ट करता है, राइट? सीरियली सर्विसेज को स्टार्ट करता है वन बाय वन, ठीक है। तो जब इनिट सीरियली वन बाय वन सर्विसेज को स्टार्ट करेगा तो जो बूट टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा सिस्टम को बूट होने में, राइट? तो जैसे आपका सिस्टम ऑन करते हो तो थोड़ा लोडिंग होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि इनिट प्रोसेस चलती रहती है और बाकी के जितने भी प्रोसेसेस है, जो भी सर्विसेज है, उनको स्टार्ट करना शुरू कर देता है वन बाय वन। और जब सब कुछ स्टार्ट होता है तब आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली रेडी हो जाता है फॉर यूज़, ठीक है। तो इनिट में क्या है कि जो बूट टाइम है वो ज़्यादा होता था, राइट? तो अभी बूट टाइम कम करने के लिए सिस्टम डी, बाद में ये सिस्टम डी जो है ये आ गया, राइट? क्योंकि बूट टाइम को कम करना जरूरी है, क्योंकि पहले के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, राइट? बहुत टाइम लगता था बूट होने में। तो ये कुछ मतलब डिसएडवांटेज था इनिट का, शॉर्टकमिंग था, तो उसको अवॉइड करने के लिए सिस्टम डी यूज हुआ। तो अभी सिस्टम डी क्या करेगा, सिस्टम डी सिंपली क्या करेगा कि पैरेलली सर्विसेज को ऑन करेगा, वो वेट नहीं करेगा, राइट? एक सर्विस स्टार्ट होने के बाद में वो दूसरे सर्विस को, तीसरा, चौथा, तो ये वन बाय वन वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है? वो वेट नहीं करेगा कि ये सर्विस स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? वो उसका काम करके निकल जाएगा। सो दैट इज सिस्टम डी। ओके, तो बेसिकली आपको अभी पता चल गया होगा दोनों का डिफरेंस। तो यही मेन डिफरेंस है, ठीक है, यही याद रखिए। तो चलिए, ये यहाँ पे मैंने कुछ मतलब थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा।
द इनिट इज अ डिमन प्रोसेस, राइट। मैंने बताया था ये एक डिमन है, बैकग्राउंड में चलता है प्रोसेस, विच स्टार्ट्स एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड कंटिन्यू रनिंग टिल इट इज शट डाउन, ठीक है। तो क्या होता है, बूट होने के बाद में डिमन प्रोसेस जैसे ही बूट होता है, ठीक है, तो बूट सबसे पहला जो है इनिट जो है डिमन वो शुरू हो जाता है, राइट, वो स्टार्ट होता है, लेकिन वो कंटिन्यू बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जब तक आप आपका सिस्टम शट डाउन नहीं करोगे तब तक कंटिन्यू आपके सिस्टम में ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहेगा, राइट। देन इनफैक्ट इनिट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन कंप्यूटर बूट्स, ठीक है, ऑफ कोर्स पहला प्रोसेस है, ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोसेस आपका इनिट का ही है, मेकिंग इट द पेरेंट ऑफ ऑल द अदर रनिंग प्रोसेसेस। तो इसी को मतलब पेरेंट ऑफ ऑल अदर रनिंग प्रोसेसेस, मतलब जितने भी रनिंग प्रोसेसेस होते हैं उसको ऑफ कोर्स स्टार्ट किसने किया, इनिट ने किया, तो इनिट को ही हम लोग पेरेंट ऑफ ऑल अदर रनिंग प्रोसेसेस बोल सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड हेंस टिपिकली इट इज असाइन PID 1, ठीक है, तो इसको प्रोसेस आईडी दिया जाता है, दैट इज 1। जितने भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम में रन होती है सभी प्रोसेसेस को एक यूनिक आईडी दिया जाता है, तो वैसे ही इनिट को आईडी मिला है, दैट इज 1। इफ समहाउ इनिट डिमन कुड नॉट स्टार्ट, मान लीजिए कि इनिट डिमन ही अगर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, कर्नल आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, बूट लोडर ने grub2 ने कर्नल को बूट मतलब लोड कर दिया, अभी कर्नल क्या करेगा, इनिट को स्टार्ट करेगा, लेकिन इनिट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में अगर इनिट ही स्टार्ट नहीं होगा तो बाकी कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा आपके सिस्टम में, राइट। मतलब जितनी भी प्रोसेस है, मेमोरी से रिलेटेड हो, आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड हो, आपके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर अदर भी कुछ कोई हो, नेटवर्किंग के कुछ सर्विसेज हो सकती है, तो कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहेगी। और इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्टेज को हम लोग कहेंगे कर्नल पैनिक, ठीक है। तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप कुछ यूज नहीं कर पाओगे, कुछ लिख नहीं पाओगे, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेगी, दैट्स इट। सो दैट इज, तो उस स्टेज को कर्नल पैनिक ये स्टेज कहा जाएगा, राइट। सो इफ समहाउ इनिट daemon could not start, no process will be started and the system will reach a stage called kernel panic, right। चलिए आगे देखते हैं। सो ये जो था ये तो सिंपली मैंने इनिट के बारे में बताया, तो आगे जो है ये सिस्टम डी के बारे में है, तो थोड़ा बहुत हम लोग सिस्टम डी के बारे में पता करते हैं। सो सिस्टम डी इज अ सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर फॉर लिनक्स, ठीक है। अभी सिस्टम डी क्या करता है, ठीक है, सिस्टम डी क्या करता है, वो सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो एंड उसके अंदर में चलने वाली जितनी भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज को वो मैनेज करता है, राइट। इट इज डिजाइन टू बी बैकवर्ड कंपैटिबल विद sysv init स्क्रिप्ट्स, ठीक है, वो sysv init स्क्रिप्ट्स को रन करता है एंड प्रोवाइड्स नंबर ऑफ फीचर्स सच एज पैरेलल स्टार्टअप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, पैरेलल स्टार्टअप ऑफ सिस्टम सर्विसेज एट बूट टाइम, ठीक है। तो सभी जितनी भी सर्विसेज है सिस्टम में सभी को पैरेलली स्टार्ट करता है, ओके। ऑन डिमांड एक्टिवेशन ऑफ डिमन, ठीक है, ऑन डिमांड भी आप एक्टिवेशन कर सकते हो डिमन्स का, जरूरी मतलब डिमन्स बहुत सारे हैं, राइट। अगर आप HTTP सर्विस अगर आपको यूज करना है, ठीक है, वो वेब पेज शो करने के लिए HTTP सर्विस आप लोग यूज करते हो। सो HTTP सर्विस मतलब वो भी बैकग्राउंड में चलता रहता है, ओके। वो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये जो सर्विसेज होती है बहुत सारी सर्विसेज है ये बैकग्राउंड में चलती रहती है एंड इट एक्ट्स एज अ डिमन, ठीक है, वो एक्चुअली डिमन होती है। तो जब भी आप HTTP का पैकेज डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम में, देन उसको आपको HTTPD करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, HTTP नहीं, HTTPD, D का मतलब होगा डिमन, राइट। देन और डिपेंडेंसी बेस्ड सर्विस कंट्रोल लॉजिक, ओके। सो सिस्टम डी स्टार्ट्स प्रोसेसेस इन पैरेलल दस रिड्यूसिंग द बूट टाइम, ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है बूट टाइम एंड ओवरहेड को, राइट, कंप्यूटेशनल ओवरहेड, मतलब कंप्यूट करने के लिए जो बहुत मतलब एनर्जी वेस्ट होती थी तो वो नहीं होगी यहाँ पे ज़्यादा, राइट। देन इनिट प्रोसेस स्टार्ट सीरियली, अभी ये तो मैंने बता दिया था, राइट।
क्योंकि सीरियली स्टार्ट होता है, सो वन टास्क starts only after the last task startup was successful and it was lodged into the memory. This often resulted into delayed in booting time. Okay, serially start करता है, hence it delayed and long booting time. देन अभी आपको ये पता होना जरूरी है कि सिस्टम डी में क्या क्या चीजें हैं, राइट? अभी सिस्टम डी में आपको सिस्टम सीटीएल मिलता है। सिस्टम सीटीएल क्या करेगा? सिस्टम डी एक डीमन है, ठीक है, और सिस्टम डी क्या करता है? मैनेजर है, सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर है, सर्विसेज एंड सिस्टम्स को मैनेज करता है। तो वो मैनेज हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए तो कोई टूल होना चाहिए ना, राइट? सो ये टूल ये है वो टूल, दैट इज सिस्टम सीटीएल, सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सीटीएल, राइट? तो इससे आप सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो, सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हो। देन जर्नल सीटीएल, जर्नल मतलब ऑफ कोर्स इट इज लॉग, राइट? जर्नल मतलब ही उसका मतलब ही होता है लॉग्स, ठीक है? मतलब जो भी इवेंट्स होंगे आपके सिस्टम में, तो सभी इवेंट्स एज अ लॉग, वो लॉग क्रिएट करेंगे, ठीक है? और मतलब आपको पता चलेगा कौन से टाइम पे क्या क्या इवेंट हुए थे, सो दैट इज लॉग, ठीक है? तो उन लॉग को मैनेज करने के लिए जर्नल सीटीएल, राइट, जर्नल सीटीएल होता है। तो लॉग को मैनेज कैसे करेंगे? जर्नल सीटीएल से मैनेज करेंगे। देन सर्विसेज एंड सिस्टम को मैनेज करने के लिए सिस्टम सीटीएल, ठीक है? इनिट भी होता है, ओके, इट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम डी, ओके? देन प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। देन लॉगिन को मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, लॉग्स को मैनेज कर सकते हैं, सो एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ओके? तो हम लोगों के लिए सिस्टम सीटीएल एंड जर्नल सीटीएल, ठीक है, जर्नल आईडी भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो ये दो तीन चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, ओके? सिस्टम डी यूनिट टाइप्स, ठीक है? अभी सिस्टम डी के साथ में क्या होता है कि जैसे इनिट जो है वो सर्विसेज को स्टार्ट करता था, राइट? सो इट इज सर्विसेज, राइट? बट सिस्टम डी क्या करता है? यूनिट्स को स्टार्ट करता है, वो सर्विसेज को स्टार्ट नहीं करता, वो यूनिट्स को। बिकॉज वो क्या करता है, वो सर्विस को भी मतलब स्टार्ट कर सकता है, इसको भी मैनेज कर देगा, सॉकेट को भी मैनेज कर देगा, ठीक है? डॉट सॉकेट नाम की फाइल होती है, डिवाइस डॉट डिवाइस नाम की फाइल होती है, माउंट पॉइंट को भी मैनेज कर सकता है, स्वैप फाइल को भी मैनेज कर सकता है, पार्टीशन को मैनेज करेगा, रन लेवल को मैनेज करेगा। सो ही कैन, सिस्टम डी कैन डू प्रीटी मच, ओके? बहुत कुछ कर सकता है सिस्टम डी। तो इन सभी चीजों को कंबाइन टुगेदर यहां पर सिस्टम डी के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग यूनिट बोलेंगे, ठीक है? ये रन किसको करेगा? एग्जैक्टली किसी सर्विसेज नहीं, किसी सॉकेट को नहीं, डिवाइस को नहीं, बल्कि ये एक यूनिट को मैनेज करेगा, राइट? तो सिस्टम डी मैनेजेस यूनिट। देन ये सिस्टम डी के कुछ मतलब कुछ पाथ है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिस्टम डी का जो डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ऑल द थिंग्स, वो कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे है, राइट? तो सिस्टम डी का जो ये स्टैंडर्ड यूनिट फाइल है वो आपको लीब में मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये लीब सिस्टम डी सिस्टम, राइट? यूजर जो भी लोकली इंस्टॉल पैकेजेस है उसका जो डेटा है वो यहाँ पे रहेगा, उसकी फाइल्स, राइट? यूजर यूएसआर लीब सिस्टम डी एंड सिस्टम, राइट? तो वो यहाँ पे रहेगा जो लोकली इंस्टॉल पैकेजेस है उसके लिए। देन ट्रांजिएंट के लिए आपको ये रन में होगा, और उसके बाद ईटीसी में तो मतलब आपको पता है कि कस्टम यूनिट फाइल्स होती है। कस्टम यूनिट फाइल्स मतलब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोल सकते हो, राइट? सो यहाँ पे देखिए मैं ये बता देता हूँ आपको, राइट? ये दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा लिस्टिंग हो जाएगा लाइब्रेरी में, ठीक है? कौन से यूनिट फाइल्स है, और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देखने के लिए मुझे, ठीक है,
इसका एक्सेस ले लो तो हमें इफ कॉन्फिग से, सो दैट इज 1.102. ओके, SSH ठीक है, तो मैंने इसका एक्सेस ले लिया है. देन अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. राइट, तो अभी देखिए, अभी क्या है कि मुझे फाइल्स देखनी है. राइट, सो मैं कैट कर देता हूँ, सॉरी वीम कर देता हूँ, वीम से अच्छे से पता चलेगा. देन etc सिस्टम डी होगा यहाँ पे, देन सिस्टम होगा. राइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है. ओके, कैट्स ठीक है. इसको मैं ls कर देता हूँ. राइट, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी जो कस्टम फाइल्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी. राइट, ये डॉट सर्विस, ठीक है, ये सर्विस फाइल्स है. और इसमें से ना मैं अभी कोई भी एक ये वाला जो डिस्प्ले मैनेजर है इसको मैं चेक करता हूँ. राइट, तो इसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा. देन इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं कैट कर देता हूँ. ठीक है, तो कैट करने से देखिए यहाँ पे आपको पूरा इसका फाइल मिलेगा. राइट, तो ये देखिए, ये एक यूनिट है. देन इट इज़ ए जीनोम डिस्प्ले. ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. तो ये सब जो है ना, ये एग्जीक्यूट होगा. कौन एग्जीक्यूट करेगा इसे एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम डी. राइट, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है तो ये डिस्प्ले मैनेजर जीनोम शुरू हो जाएगा. ठीक है, तभी तो आपका जो डेस्कटॉप है वो दिखेगा. राइट, तो यहाँ पे पूरा ये देखिए, यहाँ पे पूरा ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सर्विस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये स्टार्ट कहाँ से, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा. ठीक है, देन तो ये पहले ही मतलब कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों ने कर दिया होता है. देन इंस्टॉल कहाँ से होगा. राइट, तो इंस्टॉल ये डॉट सर्विस इस फाइल से होगा. तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है. ठीक है, तो ओके, आगे चलते हैं. सो जर्नल CTL पे जाने से पहले मैं आपको सिस्टम CTL का बता देता हूँ. राइट, तो अभी सिस्टम CTL, अभी देखिए सिस्टम CTL. ठीक है, अगर मैं इसको सिस्टम CTL अभी क्या करेगा, सभी लॉग्स बताएगा. किसके लॉग्स बताएगा, सिस्टम से रिलेटेड या फिर आपके सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी लॉग्स है सब बताएगा. सिस्टम CTL सॉरी, सिस्टम CTL, सॉरी मैं वो जर्नल CTL से कंफ्यूज हो गया था. सिस्टम CTL आपको क्या करेगा कि जितने भी मतलब फाइल्स है, सॉकेट है, जितने भी यूनिट्स है, सभी यूनिट का लिस्टिंग कर देगा. राइट, ये देखिए यहाँ पे. ठीक है, एक्टिव है नहीं है क्या है, इनका सब पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज पूरे यूनिट्स का जो कैलकुलेशन है वो करके देगा वो. ठीक है, 157 लोडेड यूनिट्स लिस्टेड. राइट, तो सिस्टम CTL सिर्फ आपने ये ऐसा अभी क्लिक कर दिया तो आपको सभी मिल जाएगा. देन अभी देखिए, अभी सिस्टम, अभी अगर मैं कोई सर्विस जो है उसे फॉर एग्जांपल मुझे HTTP सर्विस यूज करना है. राइट, तो मैं क्या करूँगा, yum इंस्टॉल HTTPD. ठीक है, ये एक डिमन है, मुझे HTTP का डिमन जो है उसे इंस्टॉल करना है सिस्टम में. तो मैं सिंपली अभी इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखते हैं. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल होने में. तो अभी ये जो सर्विस है HTTPD, ठीक है, मेरे सिस्टम में नहीं है, लेकिन मैं इसे अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे सिस्टम में. राइट, तो ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे ही अब मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ तो मुझे मैनुअली इसे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, इसे
रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, इसका स्टेटस भी जान सकता हूँ, राइट। तो ये सब मैं सिस्टम सीटीएल से कर लूँगा। तो ये मैं कैसे करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बूट के टाइम पे जो भी सर्विसेज प्री डिफाइंड होती है तो उसको तो वो अपने आप कर लेता है सिस्टम डी स्टार्ट, राइट। लेकिन कुछ सर्विसेज होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो वो हम लोग मैनुअली उसे इंस्टॉल करके स्टार्ट वो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सिस्टम सी टी एल स्टेटस, मुझे अभी इसका स्टेटस देखना है, राइट। एच टी टी पी डी, अभी एच टी टी पी डी ये सर्विस का स्टेटस देखना है, ये स्टार्ट है नहीं है, इसका स्टेटस क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया दैट इज इनएक्टिव, डेड, ओके। इसको अभी इनएक्टिव है तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट लिख देना है, ठीक है। अभी अगर आप चेक करोगे तो आपको ये यहाँ पर रनिंग, एक्टिव रनिंग मिलेगा, राइट। यहाँ पे टाइम भी दिया है कब से वो एक्टिव एंड रनिंग है, ओके। और यहाँ पे लॉग्स जो है, जो रिसेंटली लॉग है, रिसेंट लॉग्स, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, राइट। तो ये देखिए टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ वो सब आपको दिखाई देगा, जो भी इवेंट्स है वो। तो अभी देखिए, अभी तो स्टार्ट किया है, राइट। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप करने से देखो स्टॉप होता है क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, सो अगेन, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉप, ठीक है। लॉग जो है, लॉग भी जनरेट हो गया यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप स्टार्ट रिस्टार्ट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसको अगेन आप मतलब रिस्टार्ट करो, ठीक है, तो रिस्टार्ट हो जाएगा शायद, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो एक्टिव रनिंग, रिस्टार्ट कर दिया मैंने इसे, ओके। सो जनरली वो स्टार्ट ही हो गया। अगर सर्विस कुछ हैंग हो गई है, ठीक है, मान लीजिए कि मतलब आपका सिस्टम हैंग है, ठीक है, उसके बाद में सर्विसेज ठीक से काम नहीं कर रही है, देन आप उसको रिलोड भी कर सकते हो। तो रिलोड करने से वो फिर से रिलोड होगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे करोगे तो क्या होगा कि स्टेटस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पे रिलोड है, ओके। तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो लॉग्स है वो मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें काम करेंगी। उसके बाद में और क्या कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, राइट। अभी इनेबल है कि नहीं, इज इनेबल्ड, अगर ये चेक करना है तो, ठीक है, यहाँ पे बता देगा वो नहीं है करके, ठीक है। अगर पूछोगे कि एक्टिव है कि नहीं तो बोल दो यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, वो बता देगा एक्टिव है बट इनेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सिंपली इनेबल कर दूँ, इनेबल करने का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम, अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है, तो आपकी सर्विसेज भी बंद होगी, फिर से आप अगर सिस्टम शुरू करोगे तो आपको फिर से सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, मैनुअली। बट आप मैनुअली सर्विसेज को स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सर्विसेज अपने आप स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी चाहिए। जब भी मेरा सिस्टम ऑन होगा मेरी सर्विस भी ऑन होनी चाहिए, मुझे हर बार मैनुअली उससे जाके स्टार्ट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में आपको इनेबल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप इनेबल यूज़ करोगे, सॉरी यहाँ पे डी जो है वो हटाना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया इनेबल, ओके। तो यहाँ पे आप स्टेटस में चेक कर सकते हो, इज़ इनेबल्ड, तो वो बता देगा इनेबल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, सिस्टम सीटीएल से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए सिस्टम सीटीएल में। अगर मैं इसका हेल्प पेज भी अगर देख लूँ तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट, ठीक है। और फोर्स, यहाँ पे लाइंस, ठीक है। और क्या है, लिस्ट, यूनिट का लिस्टिंग कर सकते हो, देन सॉकेट का लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, टाइमर्स का लिस्टिंग कर सकते हो, स्टार्ट जो मैंने बताया, स्टार्ट, स्टॉप, रिलोड, रिस्टार्ट, ठीक है, ट्राई रिस्टार्ट, या पढ़ के भी आप मतलब पता कर सकते हो, आई मीन दैट्स नॉट अ बिग डील। सो और क्या है, ये देखिए इनेबल, ठीक है, डिसेबल करना, देन री इनेबल, अगर इनेबल है तो वो अगेन इनेबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो इनेबल हो ही जाएगा। सो और
ठीक है, शट डाउन एंड रिबूट किकजैक। ओके, सो आपका सिस्टम रनिंग है या नहीं रनिंग है, तो यहाँ पे इस सिस्टम रनिंग, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी, राइट। हार्ट कर सकते हो, इमरजेंसी, ओके, ये सब मतलब आप चेक करके देखो। बट इम्पॉर्टेंट यही है, सिस्टम आप डाउनलोड जब भी इंस्टॉल करते हो सिस्टम में कोई सर्विस, देन उस सर्विस को आपको स्टार्ट करना आना चाहिए, स्टॉप करना आना चाहिए, इनेबल करना आना चाहिए, रिलोड, रिस्टार्ट, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हो, अगर कोई सर्विस अगर ठीक से काम नहीं करती है, तो सिंपली रिलोड, रिस्टार्ट, ये सब करने से वो सर्विस काम करना शुरू कर देती है। अगर कहीं पे हैंग वैंग हो गई, कुछ भी हो गया, देन इट विल वर्क, ओके। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद ओके, तो चलिए अभी जर्नल सीटीएल पे चलते हैं। ओके, सो जर्नल सीटीएल मतलब इट्स ऑल अबाउट लॉग्स, राइट। जर्नल इज अबाउट लॉग, जर्नल मतलब ही लॉग, ओके। तो लॉग्स को कंट्रोल करना, सो दैट इज जनरल सीटीएल। सो जर्नल सीटीएल कमांड इन लिनक्स इज यूज टू व्यू सिस्टम डी, कर्नल एंड जर्नल लॉग्स, ओके। तो ये सभी के लॉग्स रखता है, सिस्टम डी के भी लॉग है, कर्नल के भी लॉग है, सब मतलब सभी चीज़ के जो लॉग्स है वो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो जर्नल सीटीएल की मदद से। अभी जर्नल डी इज द मेन लॉगिंग डीमन एंड इज कॉन्फ़िगर्ड बाय एडिटिंग जर्नल डी डॉट कॉन्फ। तो जर्नल डी डॉट कॉन्फ अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है देन वो तो ईटीसी में होगी, राइट। देन व्हाइल जर्नल सीटीएल इज यूज टू एनालाइज इवेंट्स लॉग्ड बाय जर्नल डी, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स लॉग करता है जर्नल डी, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो जर्नल सीटीएल से, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 10 दिन के, पिछले 10 दिन के लॉग्स चाहिए, पिछले 10 दिन में मेरे सिस्टम में क्या हुआ मुझे वो पता करना है। तो सिंपली आप जर्नल सीटीएल का यूज करके -n मतलब 10 दिन का चाहिए तो 10 दिन का ले सकते हो, 50 दिन का चाहिए तो 50 दिन का, अगर 1 साल का चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो भी आप मतलब कर सकते हो। सो मतलब यू कैन डू, मतलब आप लॉग्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर वार्निंग वाला लॉग चाहिए तो वो ले सकते हो, अगर आपको क्रिटिकल वाला चाहिए तो वो कर सकते हो, प्रायोरिटी के हिसाब से भी आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल। देन यहाँ पे देखिए ईटीसी सिस्टम डी जर्नल कॉन्फ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है ईटीसी में, so the similar thing. Then journal D tries to address these problems mainly by replacing plain text files with a more structured format. Okay, तो अभी यहाँ पे journal D and syslog, okay, इसका कंपैरिजन है, ओके। तो मैं बताता हूँ अभी syslog और journal D में क्या है डिफरेंस। तो syslog में क्या होता है कि जो लॉग्स है वो कंटिन्यू ऐड होते रहती है, एक ही फाइल होती है, सिंपल टेक्स्ट में वो जो फाइल है वो ऐड होती रहती है, राइट। लेकिन जर्नल डी में क्या है, जर्नल डी में प्लेन टेक्स्ट फाइल्स नहीं होती, उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है डेटा, जो भी लॉग्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं, और उसी को और उसी जो लॉग्स है उसको हम लोग जर्नल सीटीएल की मदद से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको व्यू कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, राइट। तो वो चीज हम लोग सिसलॉग में नहीं कर सकते। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जर्नल सीटीएल एंड सिसलॉग। देन ओके, सो अभी जर्नल सीटीएल के ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ जर्नल सीटीएल का, ठीक है। तो जर्नल सीटीएल, इसका अगर मैं हेल्प पेज अगर देख लूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी -u कहा गया, ये देखिए -u मतलब होता है यूनिट, ओके। यहाँ पे -u करके आप किसी भी यूनिट का नाम लिख दो तो वो उसका मतलब आपको लॉग मिल जाएगा, ठीक है। सिसलॉग में क्या होता है कि एक फाइल होती है लॉग की, ठीक है, उसमें ढूंढो आपको कहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTTP ढूंढना है तो बहुत लंबी फाइल है, ठीक है। अभी HTTP कब कहाँ पे क्या होगा यू डोंट नो, ठीक है। आपको पूरा फाइल आपको सर्च करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम सिंपली मैं -u का यूज़ करके वो कर सकता हूँ,
सो अभी मुझे जर्नल CTL -u एंड देन HTTPD मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे HTTPD के मिल गए, राइट। ये है इतने लॉग HTTPD के। राइट, तो ठीक है, तो ये इतने लॉग है, मतलब टोटल 12 लॉग्स है इसके। ठीक है, उसका ये टाइम वाइम सब दिया हुआ है। अगर GDM का जानना है मुझे, GDM, ठीक है, तो GDM के देखो ये दो है, राइट, दो लॉग्स है। GDM मतलब ये जीनोम डेस्कटॉप मैनेजर, ये होता है GDM मतलब, राइट। सो इसके टोटल 3 ही लॉग है। ओके, सो दैट इज द केस। तो मतलब आप ऐसे करके आप कोई भी मतलब जो भी यूनिट है उस यूनिट के लॉग्स जो है वो आप मतलब आप जान सकते हो, आप व्यू कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, कोई सर्विस है, ठीक है, आप मतलब एक सर्वर पे अगर वेब सर्वर वेब सर्वर अगर है, ठीक है, वेब सर्वर का यूज है, तो वेब सर्वर HTTP मान लीजिए टॉमकैट सर्विस आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, टॉमकैट यूज कर रहे हो एज अ वेब सर्वर, देन उसका लॉग अगर निकालना है तो सिंपली आपको उस यूनिट का नाम लिख देना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा पूरा लॉग। ठीक है, कब सर्विस स्टॉप हुई थी, कब क्या हुआ था, वो पूरा आपको मिल जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इजी। देन उसके बाद में बूट्स का लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, कब कब बूट हुआ था उसका लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये मैं अभी इसका लिस्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल हाइफन चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बूट हुआ था, राइट, तो बस वो वही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बूटिंग, यहाँ पे -b अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो उस बूट में बूट होने के बाद से क्या क्या हुआ, ठीक है, ये देखिए पूरी जो इन्फॉर्मेशन है बूट से अभी तक क्या क्या हुआ, वो सब कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बूटिंग में, राइट। सो बहुत बहुत सारी फाइल्स हैं। ओके, देन ओके ये बूट है। ओके, अभी ये जो है सिंस वाला, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा, राइट, तो ये कब से, ठीक है, 1 आवर्स अगो, ठीक है, तो 1 घंटे पहले का जितने भी लॉग्स जनरेट हुए वो सब आपको मिल जाएंगे, राइट। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टुमोरो लिखता हूँ, येस्टरडे लिखता हूँ, येस्टरडे, टुमोरो तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, येस्टरडे की पूरे लॉग्स, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली आप हाइफन ये सिंस कर सकते हो, राइट, और उसको अनटिल भी कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो सिंपली आप मैन पेज यूज कीजिए। मैन में आपको मुझे भी नहीं पता अभी, मतलब मैं भी भूल गया हूँ, सिस्टम CTL, सॉरी जर्नल CTL लिख दीजिए, ठीक है, मैन पेज में। और यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मतलब एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे मैन पेज में दिया जाता है। हेल्प में क्या बेसिक चीज़ें बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे सिंस वाला देखना है, तो कहाँ गया, ओके, अब यहाँ पे देखिए सिंस, ठीक है, आप ऐसा सिंस यूज कर सकते हो या फिर -s यूज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी बताया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टुडे के लॉग, टुमारो के लॉग, ठीक है। अगर आप सिंपली अगर ये मैन पेज भी अगर आप रेफर करोगे तो आपको मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। ओह शायद हैंग हो गया, इंटरनेट का इशू। ओके गाइस, तो ये सब चीज़ें थी। देन उसके बाद में
सिंस अनटिल का आपको पता चल गया, देन ये जो है, ठीक है, ये भी आपको मैन पेज में ही मिलेगा, ठीक है। देन ये जो हाइफन एफ है दैट इज टेल, ओके, तो इसका भी देख लेते। सो जर्नल सी टी एल, अगर आप हाइफन एफ लिखते हो तो टेल में कैसे कि लास्ट फाइल में जो भी लास्ट की 10 लाइन्स है वो शो होती है, तो वैसे ही यहाँ पे एफ से लास्ट की 10 जो लाइन्स है वो शो होगी, राइट। सो इस तरीके से ये काम में आएगा। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल 2 लाइन्स अगर आपको देखनी है तो जो 2 लाइन्स है वो दिखा देगा, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको 50 लाइन्स चाहिए तो 50 लाइन्स दिखा देगा, राइट। हाइफन इन मतलब नंबर ऑफ लाइन्स, सो दैट इज द केस। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ओके, सिंस का भी आपको पता चल गया। देन रिवर्स मतलब वो रिवर्स में बता देगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटी, ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो प्रायोरिटी में क्या है कि अभी देखिए मैन पेज में आपको दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, मैन पेज के साथ में यहाँ पे पैरेलली एक विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है। और 212.43.212, ओके, ये तो होना चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं मैन पेज ओपन करता हूँ, जर्नल सी टी एल, ठीक है, इसको मैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आपको प्रायोरिटी बताना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो रिवर्स में देखो, अगर मैं हाइफन आर करूँगा ना तो वो लास्ट की चीज़ें जो है वो पहले वो न्यूएस्ट एंट्री पहले बताएगा, ओके। सो दैट इज़ द रिवर्स, ठीक है। देन आउटपुट मतलब वो आपको एक फॉर्मेट में बताएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं उसमें। कहा गया प्रायोरिटी हाइफन पी अब इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये है प्रायोरिटी, ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे जर्नल सी टी एल मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन पी कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0 अगर करता हूँ, ठीक है, तो 0 मतलब हो गई हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मतलब लॉग्स जो होते हैं ना, लॉग्स में बताई जा रही थी बताई जाती है प्रायोरिटी, ठीक है। कोई भी सर्विस सिस्टम का कोई भी चीज़ अगर वो क्रिटिकल में है, राइट, अर्जेंट है, तो वो वहाँ पे दिखाएगा, राइट, उसकी प्रायोरिटी वहाँ पे होगी, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी अगर हमको चेक करने तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हो। सो जीरो इज द, जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मतलब होता है इमरजेंसी, ओके, इमरजेंसी प्रायोरिटी। देन अलर्ट प्रायोरिटी, ओके, 1, ठीक है, 1 प्रायोरिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कोई एंट्री नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो सर्विस डाउन या ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। देन 2, ठीक है, इसमें भी कोई एंट्री नहीं है। देन 3 मतलब देखते हैं, ठीक है, 3 में टोटल 8 एंट्री है, ओके। तो यहाँ पे अभी 3 मतलब ये कौन सी है, 3 मतलब है दैट इज एरर, ठीक है। तो 3 ऐसे कुछ एरर आए हैं, ठीक है, एरर कुछ होगा, सो वो शो कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 मीन्स वो। देन उसके बाद में है वार्निंग, राइट, 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपको वार्निंग वाले चेक करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 4 कर दो, ओके, पूरे आ जाएंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली अगर आपने ऐसे वार्निंग भी लिख दिया ना तो आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो आपको सिंपली मैन पेज चेक करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट, मतलब याद में नहीं आता, ठीक है। अभी ये देखिए इमरजेंसी करना है तो इसको कॉपी कर दो यहाँ पे,
यहाँ पे सिंपली इमर्ज करके टाइप कर दो, ठीक है, नो एंट्री आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद और ओके, और तो कुछ नहीं है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप कि आज का वीडियो आपको मतलब काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे, बाय।